अगला दिन सुबह का उजाला अभी फूट भी नहीं पाया था कि एक सफेद रोशनी झाओ फेंग के शरीर पर चमक कर गुजर गई। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, सारे एट्रीब्यूट्स 1000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुके हैं। रिवॉर्ड फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट। पैनल पर यह प्रॉम्प्ट फ्लैश हुआ। जैसे ही उसके सारे एट्रीब्यूट्स ने 1000 के थ्रेशहोल्ड को तोड़ दिया, ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर रुकी नहीं बल्कि और भी तेज गति से चलने लगी। झाओ फेंग को क्लियरली महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी इंटरनल एनर्जी तेजी से कंडेंस होकर दांतियान में गिर रही है। जब वो एनर्जी अपनी लिमिट तक कंप्रेस हो गई, तब दांतियान के अंदर एक नई और अजीब सी ऊर्जा जन्मी। ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर के निर्देश पर वो ऊर्जा पूरे शरीर की मेरिडियंस में बहने लगी। क्या ये ट्रोकी है? इस ऊर्जा को महसूस करते ही झाओ फेंग के दिमाग में बस एक ही बात आई, इन्नेट रियल्म का सिंबल ट्रूकी। अपनी पहली जिंदगी में उसने अनेक नॉवेल्स पढ़े थे जहां इसे इन्नेट ट्रूकी कहा जाता था। कहते हैं कि इन्नेट रियल में प्रवेश करते ही एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। और अब ट्रूकी के पैदा होते ही ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर और भी तेज हो चुकी थी। कुछ ही पल बाद पैनल पर एक नया प्रॉम्प्ट उभर आया। ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर सक्सेसफुली मास्टर्ड टू फर्स्ट लेयर। रिवॉर्ड 1000 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। झाओ फेंग की आंखों में खुशी चमक उठी। इन्नेट रियल, ट्रूकी और मेरे एट्रीब्यूट्स तो वैसे ही सबके लेवल से परे हैं। अब तो मैं वाकई 1 लाख की फौज के बीच खड़ा हो सकता हूँ बिना डरे। वांग जेन के सामने जो स्पीड और पावर उसने दिखाई थी, वो असली में उसकी पूरी क्षमता थी। इतनी स्पीड किसी को भी डराने के लिए काफी थी। और हाँ, थोड़ा सा शो ऑफ भी था ताकि वांग जेन अपने फैसले 2 बार सोचें। पर सच ये है, अगर असली बैटलफील्ड पर उसे सच में हजारों के सिपाहियों से घेर लिया जाए तो संभाल तो लेगा, पर बिना थकान के नहीं। आखिर एक आदमी कितनी देर तक बेहद और हिसाब अटैक्स झेल सकता है? लेकिन अगर उसके सारे एट्रीब्यूट्स 10,000 क्रॉस कर जाएं, तो तस्वीर ही बदल जाएगी। उस लेवल का इंसान इन्नेट मार्शल आर्टिस्ट के सामने किसी दूसरे ही प्राणी जैसा होगा। चाहे वो जिंदगी भर भी कल्टिवेट कर लें, वो झाओ फेंग के जैसे ऑल राउंड एट्रीब्यूट्स कभी नहीं पा सकते। झाओ फेंग की असली ताकत उसके कल्टिवेशन टेक्निक से नहीं, उसके ऑल एट्रीब्यूट बिल्ड से आती है। और अब जब उसके पास ट्रूकी भी आ चुकी है, तो उसके मार्शल टेक्निक्स का असली रूप भी सामने आएगा। हजारों की फौज को चीरते हुए आना जाना अब मुमकिन था। सिर्फ तीर और बलिस्टा ही उसे जख्मी कर सकते थे। 1000 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। स्ट्रेंथ और स्पीड तो पहले ही ज्यादा हैं। मैं ये पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट में लगा देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, रिकवरी और स्टैमिना। स्पिरिट, स्पिरिचुअल एनर्जी को परसीव करने की स्पीड। परफेक्ट चॉइस। उसने बिना झिझक सारे 1000 पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट में डाल दिए। पॉइंट्स असाइन करते ही उसने आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश की। ट्रू की पहले से कई गुना तेज गति से सर्कुलेट हो रही थी, जैसे खुद ब खुद चल रही हो बिना किसी एफर्ट के। और जब उसने डिवाइन सेंस एक्सटेंड किया, तो हर तरफ छोटे छोटे रोशनी के बिंदु हवा में तैर नजर आए। ये नेचर की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा? फिर इस दुनिया में कल्टीवेटर्स कहाँ हैं? इतनी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी तो सिर्फ नॉवेल्स में पढ़ी थी, जहां ये पानी की तरह लिक्विड बन जाती है। यहाँ वो उतनी डेंस नहीं थी, पर फिर भी बहुत थी। क्या कल्टीवेटर्स इस दुनिया में हैं? बस आम लोग उन्हें देख नहीं सकते। क्या कोई अलग अपर रियल्म है? झाओ फेंग के दिलो दिमाग में सवाल उठने लगे। इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बावजूद अगर कल्टीवेटर्स ना हों, ये बात अजीब ही थी। हो सकता है ये दुनिया सिर्फ मॉर्टल वर्ल्ड हो और असली कल्टीवेशन वर्ल्ड कहीं और हो। या फिर शायद वो लोग छुपे हुए हों। पर जो भी हो, झाओ फेंग ने सिर झटका। मुझे क्या, मैं तो सिर्फ यही जानता हूं कि मुझे मजबूत बनते रहना है। अगर सच में इस दुनिया में सिर्फ मैं ही कल्टीवेटर हूं, तो एक दिन में इमॉर्टल तक बन सकता हूं। सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ मेरी। सोचकर ही उसका मन शांत हो गया। ओपन एट्रीब्यूट पैनल। पैनल तुरंत ओपन हो गया।
##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 #
हेवन। अब ट्रूकी का धनी, मार्शल आर्ट्स की असली यात्रा की शुरुआत। स्ट्रेंथ 2310, स्पीड 1532, कॉन्स्टिट्यूशन 1539, स्पिरिट 1530, स्पिरिट रेंज 15 हंग। इतने एरिया की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइफ स्पैन 150 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स 180 डेज। मेरिट पॉइंट्स 563, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स या स्किल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। पोर्टेबल स्पेस 19 क्यूबिक मीटर्स। कल्टिवेशन मेथड ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर। मार्शल टेक्निक्स डिसेंडिंग ड्रैगन पाम, एक्सप्लोजिव फिस्ट। #####। ज़ाओफिंग पैनल देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये स्टैट्स इन्नेट रियम के पीक ग्रैंड मास्टर को भी शर्मा दें। मेरा रियम चाहे फर्स्ट लेयर हो, पर मेरी ताकत मेरी एट्रीब्यूट से आती है। पिछली रात की कल्टीवेशन से सारे एट्रीब्यूट्स में 40 पॉइंट्स का बूस्ट हुआ था। ड्रैगन एलिफेंट स्क्रिप्चर नॉर्मली सिर्फ स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाता है, पर यहाँ तो स्पिरिट और स्पीड भी बढ़ गए। क्या मेरा स्कैवेंजर बॉडी इफेक्ट कल्टीवेशन के दौरान भी सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ा देता है? फिलहाल इस बारे में सोचने का वक्त नहीं था। तभी टेंट के बाहर एक आवाज आई, रिपोर्ट। और तुरंत ही झांगान की आवाज सुनाई दी, कैपिटल कमांडर, शांगजियांग पुंग ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है। चैप्टर 87 इनाम पहुंच गया। किन राजा का शहनशाही फरमान। रिपोर्ट की आवाज सुनते ही झाओफेंग ने ज्यादा सोचा नहीं। वो धीरे से खड़ा हुआ, पूरा तरह से रिफ्रेश महसूस करते हुए टेंट के बाहर निकल गया। टेंट के बाहर झांगहान बिल्कुल अदब से झुककर खड़ा था। कल की घटना के बाद झांगहान और बाकी 4 लोगों ने पूरी निष्ठा से अपनी वफादारी झाओफेंग पर रख दी थी। अब उनके बीच मालिक सेवक का संबंध पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था। बताए क्या काम है? झाओफेंग ने हाथ हिलाकर पूछा। कैपिटल कमांडेंट, लगता है सियानयांग से लोग पहुंचे हैं। यकीनन आपका ऑफिशियल इनाम आ गया है। ये सुनते ही झाओफेंग की आंखों में हल्का सा उजाला उभर आया। सब लोग मेरे साथ चलो, झाओफेंग ने कहा, और फिर वो जुन्हू को लेकर मेन कैंप की तरफ बढ़ गया। उस वक्त कैंप के बीच 1 लाख किन फौजी पूरी तंजीम के साथ खड़े थे। दरमियान के ड्यानझांग प्लेटफॉर्म पर वांग जियान अपने बैटल आर्मर में खड़ा था, बिल्कुल सामने, शक्तिशाली और आम से परे। उसके बगल में था मेन जनरल वांग बेन। किन के शार्प वॉरियर्स कहाँ है? वांग जियान ने जोर से गरज कर तलवार निकाली। विंड, विंड, विंड। दहाड़ों की बरसात। पूरी फौज एक साथ गरजी, मन हिला देने वाले जज्बे के साथ। ब्रावो! वांग जियान ने फिर गरज कर हाथ नीचे की तरफ प्रेस किया। शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। आवाज को संभालते हुए वांग जियान ने घोषणा की, आज हम यहाँ एक ही खबर के लिए जमा हुए हैं। हान गिर चुका है। हान का राजा हमारे किन द्वारा पकड़ लिया गया और किन की पूर्वी विस्तार की राह अब पूरी तरह से खुल चुकी है। महाराज ने हुक्म दिया है, लंत्यान कैंप अब अपने होम गैरिसन लौटेगा। पूरा कैंप फिर एक बार धूम उठा। विंड, विंड, विंड। किन वान सोए, महान राजा वान सोए। जंग का जोश, जीत की खुशी, पूरा आसमान युद्ध नारान से गूंज उठा। इस महान विजय के मौके पर वांग जियान ने जोर से घोषणा की, महाराज ने फरमान दिया है, जो भी युद्ध का हीरो है उसे इनाम मिलेगा। अब रॉयल ऑनवॉय आकर शहनशाही फरमान पढ़ेंगे। ड्यानझांग प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। किन का सिविल रोब, बिना आर्मर के। ये थे मंग ई, मंग परिवार के छोटे पुत्र। बड़े पुत्र मंग त्यान उत्तर सीमा के महासेनापति थे। एक सेनापति, एक मंत्री। मंग परिवार की ये रणनीति उन्हें सदा के लिए ऊपर उठा देती। ग्रेट किंग का शहनशाही फरमान, मंग ई ने बुलंद आवाज में कहा। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड डीप बो में झुक गया। आपके प्रजा तैयार हैं महाराज के फरमान के लिए। मंग ई ने फरमान पढ़ना शुरू किया। किन के महाराज का फरमान,
6 महीने पहले लंतियन सेना ने युद्ध की नींव रखी। किन के शार्प वॉरियर्स ने वीरता दिखाई, शत्रु के द्वार तोड़ डाले और हान को मिटा दिया। एक महान विजय। जो भी लंतियन से निकले थे, हर एक ने अपना योगदान दिया और सबको इनाम मिलेगा। मेन कैंप के शार्प वॉरियर्स जो सीमा की रखवाली करते रहे, उनको वापसी पर दावत होगी, गोश्त और शराब की, और 3 दिन की छुट्टी। हमला करने वाले सैनिकों को उनके युद्ध पत्राण के हिसाब से रैंक और टाइटल दिए जाएंगे। जो युद्ध में घायल या विकलांग हुए, उनका पूरा ध्यान सरकारी दफ्तर रखेगा। उनके परिवार का पालन पोषण भी सरकार करेगी। किसी भी योग्य पुरुष के प्रति कदापि कंजूस नहीं होगा। जो सैनिक राज्य के लिए शहीद हुए, उनके परिवार को 3 गुना वार्षिक वेतन दिया जाएगा। सरकार उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेगी। ये हमारे सैनिकों का सम्मान है। राज्य कभी उनकी कुर्बानी नहीं भूलेगा। पूरा एडिक्ट पढ़ते वक्त मंगई की आवाज में एक शाही भाव था। महाराज की दया और शान दोनों झलक रही थीं। वांगजियान ने तुरंत हुक्म दिया, महाराज के फरमान को पूरी सेना दोहराए। और 1 लाख सैनिकों की आवाज एक साथ गूंज उठी, धरती हिला देने वाली गूंज के साथ। प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े झाओ फेंग दिल से हैरान था। किन की कॉम्पेंसेशन इतनी बड़ी? मैंने तो सोचा था ये लोग सख्त हैं, पर ये तो दुनिया में सबसे बेहतर नीति है। अब समझ आया क्यों हर किन सैनिक बेझिझक जान दे देता है। उन्हें पता है, मर भी गए परिवार सुरक्षित होगा। किन की सेना और राष्ट्र एक ही जैसे थे, इसी ने उन्हें एकता की राह पर ला दिया था। पर साथ ही झाओ फेंग ने यह भी सोचा, किन का मिलिट्री मेरिट सिस्टम ही उसकी ताकत है और एक दिन उसकी कमजोरी भी बन जाएगा। पर अभी तो ये सिस्टम अपने शिखर पर है, यूनिफिकेशन का असली इंजन। सीनियर जनरल, शहंशाही फरमान प्राप्त कीजिए, मंगई ने वांगजियान की तरफ मुड़कर कहा। वांगजियान ने गहरा झुककर दोनों हाथों से फरमान अपनाया। आपका दास वांगजियान लंतियन कैंप की पूरी सेना की तरफ से इस फरमान को स्वीकार करता हूं। मंगई ने अगला हुक्म पढ़ा। ग्रेट किंग ने आदेश दिया है कि आज से लंतियन सेना तुरंत होम कैंप वापस गई और फिर सियानयांग लौटकर रिपोर्ट करेगी। आई एक्सेप्ट द कमांड, वांगजियान ने बिना झिझक जवाब दिया। और मंगई ने आवाज और तेज करते हुए कहा, इस यात्रा पे मैं 3 शहंशाही फरमान लाया हूं। पहला वांगजियान के लिए, दूसरा मेन असॉल्ट के जनरल ली तेंग के लिए, और तीसरा। वो पूरी सेना पर नजर डालते हुए रुककर बोला, वो व्यक्ति जिसे महाराज ने हान के विनाश का सबसे बड़ा हीरो घोषित किया है। क्या कमांडर झाओ फेंग यहाँ उपस्थित हैं? कमांडर झाओ फेंग, तुरंत प्लेटफॉर्म पर चढ़िए, वांग बेन ने जोर से पुकारा। कैपिटल कमांडेंट, यह आपका मौका है। जांग हान, वेकवान और बाकी सबकी आंखों में जज्बा चमक रहा था। बाहर उन्हें अभी भी कैपिटल कमांडेंट ही बुलाना पड़ता था, जाहिर है। 1 लाख लोगों की नज़रों के बीच झाओ फेंग का दिल थोड़ा सा धड़का, पर उससे ज्यादा जज्बा था। किन का इनाम सिर्फ रैंक या पद नहीं होता। झाओ फेंग के लिए तो ये एक ट्रेजर चेस्ट थी। पूरा कैंप उन पर नज़र रखे हुए था। हान के सीनियर जनरल को मारना, हान कैपिटल तोड़ना और हान्स का राजा जिंदा पकड़ना। लंतियन कैंप में अब झाओ फेंग एक दंत कथा बन चुका था। सच में कमांडर इतने यंग हैं, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम अजीब है। इस इनाम से तो वो लंतियन कैंप का सबसे यंगेस्ट जनरल बन जाएगा। चैप्टर 88 महा इनाम, सबसे छोटा जनरल। जब झाओ फेंग धीरे धीरे डियानजियांग प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगा, पूरी सेना के कई सिपाही उसे देखकर हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जवानी में कोई लड़का इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। पूरा कैंप उसकी तरफ देख रहा था, बेचैनी, उत्सुकता और जात का जज्बा सब एक साथ। झाओ फेंग ने उन हजारों नज़रों के नीचे सीढ़ियां पार कीं और वांगजियान के सामने आ खड़ा हुआ। ये अधिनायक शांगजियांग जुन को प्रणाम करता है। राज्य के दूत को प्रणाम। झाओ फेंग ने गहरा झुककर सलाम किया। मंगई ने बिना देरी किए दूसरा रॉयल ईडिक्ट निकाला और जोरदार आवाज में पुकारा, किंग के महाराज का फरमान। कैपिटल कमांडेंट झाओ फेंग, फरमान सुनो। झाओ फेंग ने तुरंत जवाब दिया, अधीन झाओ फेंग फरमान सुनने को तैयार है। रॉयल ईडिक्ट। ये रॉयल ईडिक्ट है जो मंगई ने सुनाया।
जब किंग ने हान पर युद्ध छेड़ा तब कई सैनिकों और सेनापतियों ने बेमिसाल वीरता दिखाई, लेकिन सबसे आगे, सबसे चमकदार नाम सिर्फ एक है, ज़ाओफेंग। यहाँ मंगी थोड़ा रुका। लॉजिस्टिक्स आर्मी से शुरुआत करके उसने मुश्किलें झेली, दुश्मन से सीधा टकराया, बिना पीछे हटाए, हान की इलीट सेना से टकराकर भी हार नहीं मानी। ये साबित करता है कि किंग का हर सिपाही, चाहे लॉजिस्टिक्स में हो या फ्रंट लाइन पर, अंदर से अग्नि जैसे जज्बे से भरा है। ज़ाओफेंग जैसे बहादुर की वजह से ही बाओ युआन का सरप्राइज अटैक नाकाम हुआ। इस कार्य को मैं, किंग का महाराज, हमेशा याद रखूंगा। हान के दूतों का सर काटना, राजधानी तोड़ना, हान के चांसलर को मारना और हान के राजा को पकड़ना, ये कारनामे अपराजित हैं। इसलिए किंग के मिलिट्री मेरिट सिस्टम के तहत ज़ाओफेंग को 2 पदों की बढ़ोतरी देकर किंग के डेप्यूटी जनरल के पद पर नियुक्त किया जाता है। 50,000 सेना का अधिकार मिलेगा और इंगजुआन की सुरक्षा में मुख्य सेनापति की सहायता करेगा। यहाँ मंगी सुनाने के बाद थोड़ा रुका ताकि ज़ाओफेंग भविष्य के बारे में सोच पाए। ज़ाओफेंग की आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी, फिर धीरे धीरे एक चुनी हुई मुस्कान फैल गई। ये इनाम छोटा नहीं था और इस पद तक पहुंचना आम बात बिल्कुल नहीं थी। कैपिटल कमांडेंट के ऊपर के लोग जनरल माने जाते थे, और 16 साल की उम्र में एक जनरल, पूरे किंग क्या, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था। मंगी ने और पढ़कर सुनाया, ज़ाओफेंग को 4 पदों की बढ़ोतरी के साथ सीनियर असिस्टेंट नोबिलिटी का दर्जा दिया जाता है। हर साल 500 टन अनाज का वार्षिक वेतन और 1000 मुँह ज़मीन 2 साल तक बिना किसी कर के। सारा बाकी वेतन तुरंत दिया जाएगा। रॉयल एडिक्ट यहीं समाप्त हुआ। ज़ाओफेंग के चेहरे पर अब तक की सबसे गहरी चमक थी। सीनियर असिस्टेंट एक हेरिडिटरी नोबिलिटी रैंक, ज़मीन भी विरासत बन जाएगी। कई पुराने राजाओं के घराने भी इस दर्जे तक नहीं पहुंच पाते थे। उसकी आंखों में अब एक नया साफ सपना चमका। मंगी मुस्कुराया, जनरल ज़ाओ, अब शुक्रिया अदा नहीं करोगे? तब ज़ाओफेंग होश में आया, गहरा झुककर बोला, अधीन ज़ाओफेंग महाराज की अपार कृपा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मंगी ने उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया और फिर पूरे कैंप के सामने ज़ाओफेंग का हाथ ऊंची उठाकर गूंजता हुआ घोषणा की, आज से ज़ाओफेंग पूरे संसार का सबसे युवा जनरल है, पूरी दुनिया का सबसे युवा जनरल है। उसके युद्ध कार्य सदा के लिए अमर रहेंगे। प्लेटफॉर्म के नीचे धरती कांप उठी। किंग वान स्वे, महाराज वान स्वे। सिपाहियों का जुनून आसमान तक जा चुका था। ज़ाओफेंग के साथ हर सिपाही अपने भविष्य का सपना देख रहा था। ज़ाओफेंग ने अंदर ही अंदर सोचा, वाह, ये तो एक मिसाल का इस्तेमाल कर रहा है। मेरी कहानी दूसरों के लिए वारिद जुनून बनेगी। अगर मैं सरकार चलाता, शायद मैं भी यही करता। 1 साल से कम वक्त में लॉजिस्टिक्स आर्मी का एक आम सिपाही आज दुनिया का सबसे युवा जनरल बन गया था। चीरों के धीरे पड़ने पर वांगजेन ने कमांड दी, वांगबेन, अधीन हाजिर है। कैंप तोड़कर लांत्यान की ओर वापस करो। अधीन आज्ञा मानता है। और फिर 100,000 की सेना शानदार अनुशासन के साथ वापस मार्च करने लगी। देश की ताकत बचानी थी, राष्ट्र को मजबूत रखना था। और उन सब के बीच ज़ाओफेंग का नाम आज किंग की इतिहास की दीवारों पर अमर हो गया। चैप्टर 89, ताकत का संग्रह, माँ का जन्मदिन। ज़ाओफेंग अच्छी तरह जानता था कि पीनल बटालियन का कॉन्सेप्ट एक दिन किंग की मिलिट्री का नया ट्रेंड बनेगा, और अगर ये विचार सबसे पहले उसने पेश किया तो जब पीनल बटालियन सफलता दिखाएगी, पहचाना कौन जाएगा? बिल्कुल, ज़ाओफेंग। ज़ाओफेंग की इतनी गंभीर मन की इच्छा देखकर मंग यी और ली टेंग काफ़ी हैरान हो गए। हॉल में बैठे बाकी जनरल्स भी उसकी बात सुनकर सन्नी रह गए। सभी को पता था, सरेंडर्ड सोल्जर्स को रीऑर्गेनाइज करना खतिल से भी मुश्किल, एक प्रॉपर फाइटिंग फोर्स बनाना लगभग नामुमकिन। जनरल ज़ाओ, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? मंगी ने हैरानी से पूछा। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ गवर्नर। अगर ये रीऑर्गेनाइजेशन सफल हो जाता है तो किंग को लगातार नए सिपाही मिलते रहेंगे। ये प्रयास करना ही चाहिए। ली टेंग की भावभंगिमा गहरी हो गई। ये मामला हल्का नहीं है, उसने गंभीरता से कहा।
अगर इन सरेंडर ट्रूप्स में बगावत हो गई, कैंप में हंगामा हो गया, तो ये बढ़ता वार माना जाएगा। मैं सेना की कसम खाता हूँ, झाओ फेंग ने दोनों हाथ बांधकर दृढ़ता से कहा। मुझे 20,000 सरेंडर्ड सोल्जर्स वैनगार्ड की तरह दे दीजिए। अगर बगावत हुई या कैंप में कोई उथल पुथल, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी। बाकी सबके लिए ये सरेंडर ट्रूप्स बस एक गरम आलू की तरह थे। पर झाओ फेंग जानता था, हिस्ट्री के अनुसार अगर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और उम्मीद दी जाए तो ये लोग किन के लिए लड़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इनमें से वो अपनी गुप्त डेड सोल्जर्स भी चुन सकता था। झाओ फेंग की दृढ़ता देखकर ली टैंग ने मजबूरन मंगी की तरफ देखा। जनरल ली, मंगी हल्का मुस्कुराया। मुझे लगता है झाओ फेंग वाकई इन सरेंडर ट्रूप्स को बदल सकता है। एक मौका क्यों न दिया जाए? पर इस मामले को ग्रेट किंग तक भेजना जरूरी तो नहीं? ली टैंग ने संकोच से पूछा। पुराने नियम के मुताबिक सरेंडर्ड सोल्जर्स को गुलाम बनाया जाता था। रीऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं हुआ। ग्रेट किंग का यह मामला मुझे सौंप दिया गया है। सरेंडर्ड सोल्जर्स को मैं अपनी मर्जी से एलोकेट कर सकता हूँ। अगर झाओ फेंग तैयार है तो उसे एक मौका देना चाहिए। अगर फेल हुआ तो हम उन्हें जोर से दबा सकते हैं। फिर वो झाओ फेंग की तरफ मुड़कर बोला, झाओ फेंग, मैं तुम्हें 30,000 सरेंडर्ड ट्रूप्स देता हूँ। चाहे जैसे चाहो ट्रेन करो, रीऑर्गेनाइज करो। जनरल ली इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन चांगपिंग की लड़ाई का सबक मत भूलना। उसका मतलब बिल्कुल साफ था। चांगपिंग में 4 लाख झाओ सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। उन्हें रीऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया गया? उन्हें एक साथ क्यों मरवा दिया गया? क्योंकि सरेंडर्ड ट्रूप्स को ना तो हैंडल किया जा सकता है, ना ही लंबे समय रखा जा सकता है। रखेंगे तो राष्ट्र का खर्चा, छोड़ देंगे तो दुश्मन को कोई नुकसान नहीं। अगर कोई तीसरा रास्ता होता तो वो 4 लाख लोग शायद ना मरते। चिंता मत कीजिए प्रीफेक्ट मंग, मैं समझ चुका हूँ। जनरल ली, युद्ध अभी खत्म हुआ है, इनाम भी बांट दिए गए। अब आपको सेना को फिर से रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, ली टैंग ने सिर हिला दिया। हान को हराना जितना शानदार दिख रहा था, उतना ही महंगा भी था। काफ़ी शार्प वॉरियर्स शहीद हो गए, काफ़ी घायल होकर घर लौटना पड़ेगा। कई ऑफिसर्स भी मारे, वनजैंग, कैपिटल कमांडेंट जुनहो तक। अब उनकी जगह नए लोगों को लाना होगा और नए कैंप्स बनाने होंगे। नए साल में जब फ्रेश रिक्रूट्स आएंगे तब सेना दोबारा पूरी होगी। इस तरह पूरा एक दिन बीत गया। इंगचुआन के मिलिट्री कैंप के काउंसिल हॉल में झाओ फेंग सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने 5 वनजैंग और 10 कैपिटल कमांडेंट सफ में खड़े थे। 5 वनजैंग में से सबसे पहचाना हुआ चेहरा ज़ांग हान था और दूसरा चेन थाओ, जो पहले झाओ फेंग का ऊपर वाला था, अब नीचे खड़ा था। ये बात शायद चेन थाओ को अंदर से काफ़ी जला रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर झाओ फेंग ने राज्य पकड़ का शौर्य ना दिखाया होता तो उसकी अपनी उन्नति बस वानजैंग तक रुक जाती और चेन थाओ भी वही पद पा सकता था। लेकिन राज्य के राजा को पकड़ना, इसने झाओ फेंग को सीधा इस पद पर पहुंचा दिया। जो जगह चेन थाओ को मिल सकती थी वो अब पूरी तरह उसके हाथ से निकल चुकी थी। केन आर्मी में सब कुछ एक ही नियम से चलता है, ताकत और युक्ति। 10 कैपिटल कमांडेंट्स में से झाओ फेंग 4 को पहचानता था, जिनमें लियू वू भी था, जो पहले उसका बराबर का ऑफिसर था। अब सब उसके नीचे। नेचुरली उनके मन में थोड़ी घुटन तो थी। जनरल झाओ को नमन, सबने झुककर कहा। बैठिए, झाओ फेंग ने हल्का सा मुस्कान के साथ इशारा किया। धन्यवाद जनरल झाओ। सभी ने अपनी अपनी पद अनुसार जगह ले ली। झाओ फेंग ने सबकी तरफ देखकर कहा, एक दिन के रीऑर्गेनाइजिंग के बाद मेरे अधीन के 5 वनजैंग कैंप्स एक पूरी आर्मी बन चुके हैं। हर कैंप में लगभग 7,400 सिपाही हैं। अभी थोड़ी कमी है, स्ट्रक्चर भी अधूरा है, पर नए साल में रिक्रूट्स आएंगे तब सब पूरा हो जाएगा। ज़ांग हान ने हंसी के साथ पूछा, जनरल, अब जब युद्ध खत्म हो चुका है थोड़ी कमी कोई बड़ी बात नहीं। हम वही सिटी कब रवाना होंगे? झाओ फेंग ने सीधा जवाब नहीं दिया। आप सब क्या सोचते हैं कब निकलना उचित रहेगा? उसने 5 वानजैंग की तरफ देखा। हम जनरल के आदेश का पालन करेंगे, 4 वानजैंग ने एक सुर में कहा। आर्मी को चलाना एक बड़े प्लानिंग का काम है। निझिंग से वही सिटी तक घोड़े पर 5 दिन लगते हैं। हमारी पूरी सेना को चलने में आधा महीना लगेगा। चैप्टर 90
सबसे छोटा जनरल, शानदार इनाम। प्रीफेक्चरल गवर्नर बनना कोई छोटा पद तो था नहीं। उसका मतलब था लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी, वो भी उन लोगों की जो अभी अभी जंग की तबाही से निकले थे। उन सबको संभालना जरूरी था। प्रीफेक्ट मेंग, आपके साथ इस दफा कितने लोग आए हैं? जाओ फेंग ने पूछा। आखिर एक पूरा इलाका चलाना एक आदमी का काम नहीं होता। लगभग 300 क्लर्क्स और 2 डेप्यूटीज, मेंगी ने जवाब दिया। उन सबको मैं अपने मुख्य सैनिक दल के बीच में रखूंगा। उनकी सुरक्षा का जिम्मा मेरा, जाओ फेंग ने तुरंत कहा। आपका बहुत धन्यवाद जनरल जाओ, मेंगी ने हल्का सा झुककर बोला। इसके बाद जाओ फेंग के अधीन कॉमेंडेंट कैंप फिर से सिंजेंग की तरफ रवाना हो गया। लेकिन इस बार सफर अलग था। पहले वो जंगल जीतने जा रहे थे, अब वो इलाका बचाने जा रहे थे। रात होते ही जाओ फेंग कैंप लगाकर अपने टेंट में जाकर आराम करने लगा। पर ये सब सिर्फ दिखावा था। आज वो डेप्यूटी जनरल बना था, उसकी नोबिलिटी 4 रैंक्स बढ़ चुकी थी। और इसके साथ आई थी 6 ट्रेजर चेस्ट्स, और एक और चेस्ट उसके स्टैट्स 1000 क्रॉस करने पर मिला था। मतलब टोटल 7 फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट्स। जाओ फेंग का दिल तो हिल ही रहा था। ओपन ऑल ट्रेजर चेस्ट्स। सिस्टम ट्रेजर चेस्ट्स ओपनिंग। 1000 टाइल्स ऑफ गोल्ड, बोन टेम्परिंग पाउडर फॉर्मूला, रिफाइंड आयरन फॉर्जिंग स्किल, 1 हेवनली फ्रेग्रेंस कार्डमम पॉड, 1000 टाइल्स ऑफ गोल्ड, एडवांस्ड मेडिकल स्किल, हाई ग्रेड येलो टियर ब्रेथ होल्डिंग स्किल। जाओ फेंग ने तेजी से लूट का हिसाब लगाया। 2000 टाइल्स और मिल गए। अब मेरे पास टोटल 6000 टाइल्स हैं। अब टाइम आ गया है अपना खुद का फोर्स बनाने का। हेवनली फ्रेग्रेंस कार्डमम पॉड, अब मेरे पास 2 हो गए। एक छोटी सी चीज पर मरने वाले को जिंदा कर सकती है। रिफाइंड आयरन फोर्जिंग स्किल, इस एरा की फोर्जिंग टेक्निक से काफी ऊपर। एडवांस्ड मेडिकल स्किल, इसको इंटीग्रेट करने के बाद तो मेरी मेडिकल स्किल्स लगभग माँ के लेवल की हो जाएगी। देखते हैं वो लड़की जाओइंग अब क्या बोलती है। ब्रेथ होल्डिंग स्किल, प्योर स्टेल्थ का राज, कदम की आहट तक नहीं छोड़ता। डेड सोल्जर्स ट्रेन करने के लिए परफेक्ट। पर बोन टेम्परिंग पाउडर फॉर्मूला देखते ही जाओ फेंग की आंखों में चमक आ गई। ये तो सोने पे सुहागा है। ये पाउडर काम करता था सिन्यूज और बोन्स को हार्डन करने में। हुटियान रेल्म वालों के लिए तो ये एक बून हो सकता था। चाहे टैलेंट कम हो, फिर भी उनमें उन्नति की उम्मीद पैदा हो जाती। अगर इस एरा में जाओ फेंग के पास 100 से 200 हुटियान रेल्म सोल्जर्स होते, इवन लेवल 1 या 2 के, तो हर एक 10 आदमी का मुकाबला कर सकता था। बस सिंजेंग लौटने दो, देखते हैं वांग जैन मुझे कहाँ तैनात करते हैं। 5 दिन बाद सिंजेंग। ली तंग और दूसरे जनरल्स पहले से ही शहर के बाहर इंतजार कर रहे थे। जाओ फेंग के पहुंचते ही ली तंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। जनरल जांग, आपने बहुत मेहनत की। प्रीफेक्ट मेंग अच्छे हैं? लगता था उन्हें जाओ फेंग के डेप्यूटी जनरल बनने की खबर मिल चुकी थी। जनरल ली, प्रीफेक्ट मेंग बिल्कुल ठीक हैं। सियानयांग से आए तमाम ऑफिशियल्स को हमने सेफली ला दिया है। तभी पीछे से मेंगी गाड़ी से उतरकर सामने आ गए। ग्रीटिंग्स प्रीफेक्ट मेंग। ली तंग ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। जाओ फेंग की आंखें थोड़ी सी संकुचित हो गई। सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स यूजुअली एक दूसरे को ऐसा ग्रीट नहीं करते। लगता है ली तंग भी मेंग फैमिली फैक्शन का आदमी है। अब जाओ फेंग समझदार हो चुका था। लांटियन कैंप 3 बड़े कैंप्स में बांटा गया था। वांग जैन का बेटा एक चलाता था, बाकी 2 नेचुरली किसी और फैक्शंस के होते। चेक्स एंड बैलेंसेस, ये तो किसी भी राजा के लिए जरूरी होता है। जनरल ली, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मेंगी ने हल्का सा हंसा। यिंगचुआन अभी अभी जंग से उठा है। ग्रेट किंग का फैसला बिल्कुल सही था। राजा का भरोसा ही एक वजीर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेंगी ने शांति से जवाब दिया। सीनियर जनरल कैसे हैं? ली तंग ने पूछा। पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, और उन्होंने खास तौर पर कहा है कि यिंगचुआन में आपके साथ मिलकर काम करना है। बस प्रीफेक्ट मेंग कहें, सेना हमेशा तैयार है।
ली तंग ने तुरंत कहा, चलिए वक्त बर्बाद न करें, शहर चलते हैं। सब लोग चल दिए। जाओ फेंग ने अपने सोल्जर्स को कैंप लौटने का हुक्म दिया, खुद महंगी और ली तंग के पीछे चल दिया। और पीछे खड़े दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स, सबके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे जब उन्होंने देखा कि अब ली तंग भी जाओ फेंग को बिल्कुल अपने बराबर खड़ा समझ रहा था। चैप्टर 91 सबसे छोटा जनरल, धमाकेदार इनाम। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। इतनी छोटी सी उम्र में जाओ फेंग लॉजिस्टिक्स आर्मी से सीधा फ्रंटलाइन तक पहुंच गया। मुझे लगा कैपिटल कमांडेंट ही उसका टेम्पररी पीक होगा, पर ये तो डेप्यूटी जनरल बन गया। हाय रे, 16 साल का डेप्यूटी जनरल, किन का सबसे छोटा वॉर जनरल, और ऊपर से ग्रेट किंग का पर्सनल फेवरेट। इस लड़के का तो फ्यूचर लिमिटलेस है। हॉल में खड़े सारे जनरल्स के दिल में अपनी अपनी कहानी चल रही थी। कुछ के चेहरे पर जलन, कुछ पर हैरानी और कुछ पर खुली हुई इज्जत। जाओ फेंग उन सब बातों से बिल्कुल बेपरवाह था। इंसान जहां होंगे वहां टक्कर, लालच और पॉलिटिक्स तो होगी ही। एक ही सेना में सब एक ही धुन पर नहीं चल सकते, फैक्शंस तो बनते ही हैं। चैप्टर 91 की शुरुआत होती है हॉल में खड़े सारे जनरल्स के दिल में अपनी अपनी कहानी से। कुछ के चेहरे पर जलन, कुछ पर हैरानी और कुछ पर खुली हुई इज्जत। जाओ फेंग इन सब बातों से बिल्कुल बेपरवाह था। चैप्टर 2 एंटरिंग मेंग ही। हॉल में ऊपर वाली सीट पर मेंग ही बैठे थे। उनके बाएं तरफ ली टेंग, नीचे की साइड पर जाओ फेंग, बाकी जनरल्स और सिविल ऑफिशियल सफ में खड़े थे। मेंग ही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जनरल ली, पिछले कुछ हफ्तों में आपने शहर को काफी अच्छे से संभाला है। ऑर्डर पूरी तरह से बहाल हो गया है। ली टेंग ने शराफत से झुककर जवाब दिया, प्रीफेक्ट मेंग, मैं तो बस 3 लॉ फॉलो कर रहा था। हमारे शार्प वॉरियर्स ने आम लोगों से एक धागे तक को हाथ नहीं लगाया, पर जो राइटर्स थे उनको हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा। तभी जाओ फेंग आगे बढ़ा और एक हैंड रिटन मिलिट्री ऑर्डर निकाली, वांग जियान के खुद की लिखी हुई। जनरल ली, सीनियर जनरल ने कैंप लौटने से पहले मुझे ये पत्र दिया था। आर्मी की डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट इसमें लिखी है, आप देखिए। पर्सनल गार्ड कमांडर ने तुरंत पत्र लेकर ली टेंग को पेश किया। ली टेंग ने एक नज़र डाली और सब समझ गया। वो धीरे से बोलने लगा, सीनियर जनरल का आदेश है, सुन टेंग और मैं XIIZENG की रखवाली करेंगे और प्रीफेक्ट मेंग की YINGCHUAN गवर्नेंस में मदद करेंगे। जनरल जाओ, आप 5 वानजियांग बटालियंस लेकर वी सिटी की रखवाली करेंगे। वी सिटी? जाओ फेंग एक पल के लिए स्टिफ हो गया। उसने सोचा था शायद उसे यांग सिटी या XIIZENG के आसपास तैनात किया जाएगा। बाकी शहरों का तो उसे ज्यादा पता नहीं था, पर वी सिटी का नाम तो इतिहास की किताबों में बार बार देखा था। वी रिवर, ओथ ऑफ वी रिवर, ग्रेट रिवर का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी, और वी सिटी उसी के पास बसा हुआ था। वी सिटी की रखवाली मतलब सीधा स्टेट ऑफ वी का थ्रेट। जाओ फेंग ने सब इंस्टेंटली कनेक्ट कर लिया। ली टेंग ने तुरंत समझाया, किन ने अभी अभी XIIZENG को एनेक्स किया है। नींव अभी ढीली है, इसलिए 50,000 ट्रूप्स इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और 50,000 एक्सटर्नल डिफेंस के लिए। जनरल जाओ, वी सिटी पर आपका प्राइमरी डिफेंस टारगेट स्टेट ऑफ वी होगा, होशियार रहना। समझ गया। जाओ फेंग ने सर हिलाया, पर अंदर से वो मुस्कुरा रहा था। XIIZENG ज्यादा वेल्दी है, पर मुझे वेल्थ से क्या। वी सिटी रिमोट है, डेड सोल्जर्स ट्रेन करने के लिए बेस्ट जगह, दूर, निगाहों से हटा हुआ। यहाँ मैं आराम से अपना काम कर सकता हूँ, बिना किसी मेंगी या ली टेंग को पता चले। जाओ फेंग के मन में एक ठंडी सी खुशी दौड़ गई। मेंगी ने बीच में बोला, वी सिटी बॉर्डर फोर्ट्रेस भी है, पीछे हमारा अपना किन, आगे वी स्टेट। राशन सप्लाई भी डायरेक्ट किन से आ सकती है। सीनियर जनरल का फैसला कमाल का है। जनरल ली, कौन से 5 वानजियांग बटालियंस मुझे मिलेंगे? तभी मेंगी खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक रॉयल ईडिक्ट चमक रहा था, किन के महाराज का शहंशाही आदेश।
पूरी हॉल एक साथ खड़ा हो गया। रॉयल एडिक्ट का मतलब होता है किंग का सीधा शब्द। मेंगी जोर की आवाज में पढ़ने लगा। मैं जनरल ली टेंग ने अपनी सेना के साथ हैन को 7 महीने में जीत लिया। उनका सैनिक योगदान अपार है, इसलिए उन्हें एक नोबल रैंक का प्रमोशन, 500 सर्वेंट्स, 1000 मुँह जमीन, 500 गोल्ड, 50,000 कॉइन्स, फाइन आयरन की तलवार और नई आर्मर दी जाती है। ली टेंग का चेहरा लाल हो गया। वो गहरी पड़ाम के साथ बोला, आपका यह दास ली टेंग ग्रेट किंग और ग्रेट किंग के लिए अपनी जान देने को तैयार है। ज़ाओ फेंग अपने मन में सोच रहा था, जितना ऊंचा पद उतना मुश्किल प्रमोशन। ली टेंग जैसे लोगों के लिए भी 30s की उम्र में रैंक बढ़ना आसान नहीं। इस जीत ने उसकी कुर्सी और मजबूत कर दी। मेंगी मुस्कुराया, जनरल ली बधाई हो, ग्रेट किंग का विशेष ट्रस्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। ली टेंग ने रॉयल एडिक्ट को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसी वक्त मेंगी ने एक और बैम्बू स्लिप निकाला। जनरल क्वाई, शाफू द्वारा सुझाए गए और महाराज द्वारा प्रमाणित किए गए सभी रिवॉर्ड्स इस स्लिप में हैं, कृपया पढ़कर सुनाइए। सेंट्रल आर्मी सिमा क्वाइपू आगे बढ़ा, बैम्बू स्लिप खोला और जोर से पढ़ना शुरू किया। ग्रेट किंग की कृपा से दुश्मन के खिलाफ विजय के इनामों की सूची। 3rd वानजियांग बटालियन के कमांडर चन ताऊ को शहर की दीवार तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2 नोबल रैंक्स का प्रमोशन और 7वें रैंक का दर्जा दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें सैकड़ों मुँह जमीन भी प्रदान की जाती है। चैप्टर 92, चैप्टर 88, महाइनाम, सेना का सबसे यंग जनरल। फर्स्ट कमांडेंट कैंप के मिलिट्री मार्किस झांग हान ने शहर की दीवार तोड़ने में और ढेर सारे जनरल मार गिराने में असाधारण योगदान दिया है। उन्हें उनके पद में 2 स्टार का प्रमोशन और उनकी नोबिलिटी में 1 स्टार का इजाफा दिया जा रहा है। वई कुआन, लुआ हुआ, लिू वैंग और जुआंग वई, तुम सभी को घेराबंदी में योगदान के लिए 1 रैंक का पद और नोबिलिटी का वरदान दिया जा रहा है। पहले वानजांग कैंप के सारे शार्प वॉरियर्स ने शहर पर हमले में योगदान दिया है। कैंप के वानजांग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए उनके परिवारों को उनकी वार्षिक तनख्वाह का 3 गुना मुआवजा दिया जाएगा। बाकी बचे शार्प वॉरियर्स को उनके योगदान के हिसाब से पदों में बढ़ोतरी मिलेगी। 7th वानजांग कैंप, युद्ध में दुश्मन को मार गिराने का हर श्रेय मिलिट्री मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा, मिलिट्री जज की देखरेख में। क्वाइपू ने जोर से पढ़कर सुनाया। इस पर हॉल में मौजूद लगभग सभी ऑफिसर्स को अवार्ड्स मिल गए और उनके चेहरों पर खुशी साफ चमक रही थी। पद और नोबिलिटी का हर एक स्टार माने काफ़ी ज़्यादा एनुअल सैलरी। ये सच में बड़ा फायदा था। लगता है किन के महाराज ने शहर फोड़ने का लगभग पूरा श्रेय मुझे दे दिया है। चेन ताओ की नोबिलिटी 2 रैंक्स बढ़ गई, लेकिन वो डेप्यूटी जनरल नहीं बना। शायद फिलहाल डेप्यूटी जनरल्स की पोजीशन फुल होगी। और मेरे पुराने ऊपर वाले अब मेरे नीचे काम कर रहे हैं। झांग हान और बाकी ये 5 मेरे साथ हर चार्ज में दौड़े और सबको ठीक ठाक इनाम मिला। झांग हान तो सीधे वानजांग बन गया, शायद वैनगार्ड वाले जो शहीद हुए उनकी जगह। बाकी 4 को कैपिटल कमांडेंट बना दिया गया। अब उन्हें अलग अलग सेनाओं में तैनात किया जाएगा। ज़ाओ फेंग ने क्वाइपो की घोषणा सुनते ही तुरंत सभी की पॉइंट्स नोट कर लिए। उसकी पूरी टीम 5 लोग, सबको शानदार इनाम मिला था। सिर्फ ज़ांग हान ही अब 10,000 की सेना का कमांडर बन चुका था। बाकी 4 हर एक के पास 5,000 की कमांड, कुल मिलाकर 30,000 की एक पूरी फोर्स। हम सब ग्रेट किंग के अत्यंत कृपालु वरदान के लिए कृतज्ञ हैं। हॉल के सभी ऑफिसर्स एक सुर में बोले। कैपिटल कमांडेंट से ऊपर के सभी पदों के इनाम हो चुके हैं। नीचे के पदों के लिए हर आर्मी ने अपने मेरिट रिकॉर्ड किए हैं। मैं उनके वितरण की देखरेख करूंगा। सब ऑफिसर्स ने सामूहिक रूप से सिर हिलाकर सहमति जताई। ज़ाओ जनरल, आप पूछ रहे थे कि कौन से 5 वानजांग कैंप्स आप वे सिटी ले जाएंगे, तो कैसा रहेगा आप मेन कैंप से अपनी पसंद के कैंप्स चुन लीजिए। मैं अपना पुराना वानजांग कैंप तो रखूंगा ही, बाकी 4 मैं रीऑर्गेनाइजिंग के बाद चुनूंगा। ज़ाओ जनरल की बात सही है, ली टेंग ने तुरंत मंजूर किया। हाँ, पर हमला में हमारी अपनी सेना को भी भारी हानि हुई है। सिर्फ इस कैंपेन में हमने 20,000 से ज़्यादा सिपाही खो दिए हैं। नए सिपाही भर्ती करने और रीऑर्गेनाइजिंग में अगले साल तक का वक्त लगेगा। पर क्या हमने काफ़ी सरेंडर्ड सोल्जर्स नहीं पकड़े? ज़ाओ फेंग हैरान हुआ। इस अंतिम युद्ध में हमें लगभग 50,000 सरेंडर्ड सोल्जर्स मिले हैं। नंबर तो बड़ा है, ली टेंग ने धीरे से कहा।
पर ये सब के सब बस गुलाम बनाने लायक है। ये लोग सिर्फ कैनन फॉडर के काम आते हैं, एक प्रॉपर रेगुलर आर्मी के नहीं। सरेंडर्ड सोल्जर्स को नई यूनिट्स में रिऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा? जाओ फेंग सच में चौंक गया। किन में तो ये आम बात थी। पीनल बटालियन, सरेंडर्ड सोल्जर्स सब यूज होते थे। हिस्ट्री में तो जांग हान की पीनल बटालियंस बहुत स्ट्रांग हुई थी, लेकिन लगता है इस दुनिया में वैसा कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइज सरेंडर्ड सोल्जर्स? जाओ फेंग के वर्ड सुनते ही ली तेंग थोड़ा हिल गया। बाकी ऑफिसर्स भी हैरान रहे। फिर अचानक हॉल में हल्की हंसी फैल गई। जनरल जाओ, सुनतिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है आपको इन लोगों का असली हाल नहीं पता। ऐसे रीऑर्गेनाइज सोल्जर्स अक्सर बीच युद्ध में बगावत कर देते हैं या साइड बदल लेते हैं, कई बार कैंप्स में ही हंगामा मचा देते हैं, इसलिए इन्हें गुलाम बनाना ही सुरक्षित तरीका है। तो इन सब हान सोल्जर्स को गुलाम बना दिया जाएगा? जाओ फेंग ने पूछा। एरियक चुआन अभी अभी शांत हुआ है। ये लोग पहले शहरों की मरम्मत, सड़कें और इंपीरियल हाईवेज का काम करेंगे, फिर उन्हें नॉर्दर्न फ्रंटियर भेज दिया जाएगा। जाओ फेंग ने गहन सोच में 2 पल लिए, फिर एक कदम आगे बढ़कर बोला, प्रीफेक्ट मेंग, जनरल ली, मुझे एक विचार प्रस्तुत करना है। क्या मुझे इन सरेंडर्ड सोल्जर्स को संगठित करने का एक मौका मिल सकता है? इस पर मेंग और ली तेंग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर स्पष्ट हैरानी थी। जनरल जाओ, ली तेंग ने समझाया, इससे पहले भी किन और अन्य राज्यों ने सरेंडर्ड सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी, पर नतीजा हमेशा एक ही होता, बगावत, पलायन और युद्ध के बीच धोखा। इसलिए ये परंपरा कब का छोड़ दी गई है। पर हान की सेना में कई एलीट सोल्जर्स थे। अगर उन्हें किन के लिए लड़ने लायक बना दिया जाए तो हमारे शार्प वॉरियर्स की जान बचेगी। मुझे सिर्फ 20,000 सरेंडर्ड सोल्जर्स दे दीजिए। अगर मैं सफल रहा तो ये किन की सेना का असली बल बन सकते हैं। जाओ फेंग की आवाज में अलग ही धरातल की हिम्मत और दृढ़ता थी। चैप्टर 93, चैप्टर 89, ताकत का संग्रह, माँ का जन्मदिन। जाओ फेंग अच्छी तरह जानता था कि पीनल बटालियन का कॉन्सेप्ट एक दिन किन की मिलिट्री का नया ट्रेंड बनेगा, और अगर ये विचार सबसे पहले उसने पेश किया तो जब पीनल बटालियन सफलता दिखाएगी, पहचाना कौन जाएगा? बिल्कुल, जाओ फेंग। जाओ फेंग की इतनी गंभीर मन की इच्छा देखकर मेन यी और ली तेंग काफी हैरान हो गए। हॉल में बैठे बाकी जनरल्स भी उसकी बात सुनकर सन्नी रह गए। सभी को पता था, सरेंडर्ड सोल्जर्स को रीऑर्गेनाइज करना कत्ल से भी मुश्किल, एक प्रॉपर फाइटिंग फोर्स बनाना लगभग नामुमकिन। जनरल जाओ, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? मेन यी ने हैरानी से पूछा। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ गवर्नर, जाओ फेंग ने पूरी मजबूती से जवाब दिया। अगर ये रीऑर्गेनाइजेशन सफल हो जाता है तो किन को लगातार नए सिपाही मिलते रहेंगे। ये प्रयास करना ही चाहिए। ली तेंग की भावभंगिमा और गहरी हो गई। ये मामला हल्का नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। अगर इन सरेंडर्ड सोल्जर्स में बगावत हो गई, कैंप में हंगामा हो गया, तो ये बढ़ता वार माना जाएगा। मैं सेना की कसम खाता हूँ, जाओ फेंग ने दोनों हाथ बांधकर दृढ़ता से कहा। मुझे 20,000 सरेंडर्ड सोल्जर्स वैनगार्ड की तरह दे दीजिए। अगर बगावत हुई या कैंप में कोई उथल पुथल तो पूरी जिम्मेदारी मेरी। बाकी सबके लिए ये सरेंडर्ड सोल्जर्स बस एक गरम आलू की तरह थे, पर जाओ फेंग जानता था, हिस्ट्री के अनुसार अगर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और उम्मीद दी जाए तो ये लोग किन के लिए लड़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इनमें वो अपनी गुप्त डेड सोल्जर्स भी चुन सकता था। जाओ फेंग की दृढ़ता देखकर ली तेंग ने मजबूरन मेन यी की तरफ देखा। जनरल ली, मुझे लगता है जनरल जाओ वाकई इन सरेंडर्ड सोल्जर्स को बदल सकता है। एक मौका क्यों न दिया जाए? पर इस मामले को ग्रेट किंग तक भेजना जरूरी तो नहीं? ली तेंग ने संकोच से पूछा। पुराने नियम के मुताबिक सरेंडर्ड सोल्जर्स को गुलाम बनाया जाता था, रीऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं हुआ। ग्रेट किंग का ये मामला मुझे सौंपा गया है। सरेंडर्ड सोल्जर्स को मैं अपनी मर्जी से एलोकेट कर सकता हूँ। अगर जाओ फेंग तैयार है तो उसे एक मौका देना चाहिए। अगर फेल हुआ तो हम उन्हें जोर से दबा सकते हैं। फिर वो जाओ फेंग की तरफ मुड़कर बोला, जनरल जाओ, मैं तुम्हें 30,000 सरेंडर ट्रूप्स देता हूँ। चाहे जैसे चाहो ट्रेन करो, रीऑर्गेनाइज करो। जनरल ली इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन चांगपिंग की लड़ाई का सबक मत भूलना।
उसका मतलब बिल्कुल साफ था। चांगपिंग में 4 लाख जाओ सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। उन्हें रीऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया गया? उन्हें एक साथ क्यों मरवा दिया गया? क्योंकि सरेंडर्ड सोल्जर्स को ना तो हैंडल किया जा सकता है, ना ही लंबे समय तक रखा जा सकता है। रखेंगे तो राष्ट्र का खर्चा, छोड़ देंगे तो दुश्मन को कोई नुकसान नहीं। अगर कोई तीसरा रास्ता होता तो वो 4 लाख लोग शायद ना मरते। चिंता मत कीजिए प्रीफेक्ट मैन, मैं सब समझ चुका हूँ, जाओ फेंग ने तुरंत कहा। जनरल ली, मैन ये मुस्कुराया। युद्ध अभी खत्म हुआ है, इनाम भी बांटे गए हैं, अब आपको सेना को फिर से रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, ली टेंग ने सिर हिला दिया। हान को हराना जितना शानदार दिख रहा था, उतना ही महंगा भी था। काफी शार्प वॉरियर्स शहीद हो गए, काफी घायल होकर घर लौटने पड़े गए, कई ऑफिसर्स भी मरे, वान जियांग, कैपिटल कमांडेंट जुनहू तक। अब उनकी जगह नए लोगों को लाना होगा और नए कैंप्स बनाने होंगे। नए साल में जब फ्रेश रिक्रूट्स आएंगे तब सेना दोबारा पूरी होगी। फिर क्या? इस तरह एक पूरा दिन बीत गया। इंगचुआन के मिलिट्री कैंप के काउंसिल हॉल में जाव फेंग सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने 5 वानजियांग और 10 कैपिटल कमांडेंट सफ में खड़े थे। 5 वानजियांग में से सबसे पहचाना चेहरा ज़ैंग हान था और दूसरा चेन टाओ, जो पहले जाव फेंग का ऊपर वाला था, अब नीचे खड़ा था। ये बात शायद चेन टाओ को अंदर से काफी जला रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर जाओ फेंग ने राज्य पकड़कर शौर्य ना दिखाया होता तो उसकी अपनी उन्नति बस वानजियांग तक रुकती और चेन टाओ भी वहीं पद पा सकता था। लेकिन राज्य के राजा को पकड़ना, इसने जाओ फेंग को सीधा इस पद पर पहुंचा दिया। जो जगह चेन टाओ को मिल सकती थी वो अब पूरी तरह से उसके हाथ से निकल चुकी थी। पीन आर्मी में सब कुछ एक ही नियम से चलता है, ताकत और युक्ति। 10 कैपिटल कमांडेंट्स में से जाओ फेंग 4 को पहचानता था, जिनमें लियू वू भी था, जो पहले उसका बराबर का ऑफिसर था, अब सब उसके नीचे। नेचुरली उनके मन में थोड़ी घुटन तो होगी। जाओ फेंग के नाम को नमन, सभी ने झुककर कहा। बैठिए, जाओ फेंग ने हल्का सा मुस्कान के साथ इशारा किया। धन्यवाद जनरल जाओ, सभी ने कहा और अपनी अपनी पद अनुसार जगह ले ली। जाओ फेंग ने सभी की तरफ देखकर कहा, एक दिन की रीऑर्गेनाइजिंग के बाद मेरे अधीन के 5 वानजियांग कैंप्स एक पूरी आर्मी बन चुके हैं। हर कैंप में लगभग 7400 सिपाही हैं। अभी थोड़ी कमी है, स्ट्रक्चर भी अधूरा है, पर नए साल में रिक्रूट्स आएंगे तब सब पूरा हो जाएगा। ज़ैंग हान ने हंसी के साथ पूछा, जनरल, अब जब युद्ध खत्म हो चुका है, थोड़ी कमी कोई बड़ी बात नहीं। हम वी शहर कब रवाना होंगे? जाओ फेंग ने सीधा जवाब नहीं दिया। आप सब क्या सोचते हैं, कब निकलना उचित रहेगा? उसने 5 वानजियांग कैंप्स की तरफ देखा। हम जनरल के आदेश का पालन करेंगे, 4 वानजियांग ने एक सुर में कहा। आर्मी को चलाना एक बड़े प्लानिंग का काम है। सिंझेंग से वी शहर तक घोड़े पर 5 दिन लगते हैं। हमारी पूरी सेना को चलने में आधा महीना लगेगा। चैप्टर 94, चैप्टर 89, ताकत जमा करना, माँ का जन्मदिन, पार्ट 2। ऊपर से किसी ने चुप से आवाज में कहा, ये 30,000 सरेंडर्ड सोल्जर्स हमारे साथ चलेंगे तो सफ़र और भी लंबा हो जाएगा। जाओ फेंग कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। इस हालात में हम कल ही निकलते हैं? सरेंडर्ड सोल्जर्स का मुद्दा। जनरल जाओ, वानजियांग नाम का एक ऑफिसर तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आवाज में गहन गंभीरता थी। आपका अधीन ये समझता है कि सरेंडर्ड सोल्जर्स को रीऑर्गेनाइज करने वाले फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। हमारी सेना 50,000 से भी कम है। अगर ये 30,000 आदमी बगावत कर गए तो अंजाम सोचिए भी नहीं जा सकता। योर सबऑर्डिनेट सेकंड्स द मोशन। एक और डेप्यूटी जनरल तुरंत उठ खड़ा हुआ। सरेंडर ट्रूप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ना सिर्फ हमारी किन आर्मी, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। योर सबऑर्डिनेट ऑल्सो सेकंड्स द मोशन। ज़ांग हान के अलावा बाकी 4 डेप्यूटी जनरल्स एक साथ खड़े हो गए। सबके चेहरे पर वही चिंता, वही डर। उनके नज़रिए में नहीं,
पूरे कैंप के नज़रिए में जाओ फेंग का ये प्लान एकदम बेवकूफ़ी भरा था। पंगा खुद बुलाना, जाओ फेंग का मुस्कुराना। चारों को देखकर जाओ फेंग के होंठों पर हल्का सा मुस्कान आ गया। जनरल चेन, इनसे तीसरे जनरल्स का परिचय करवाओ जरा। चेन ताओ बोलता ही उससे पहले तीनों ने खुद ही सीधा परिचय दे दिया। आई एम जाओ तू, आई एम ऊ युए, आई एम ची शेंग। जाओ तू नाम सुनकर जाओ फेंग की आंखों का रंग बदल गया। उसकी नज़र सीधे उन पर टिक गई और दिल में एक अजीब सी सोच फूट गई। ये वही जाओ तू, नान्युए का किंग वो आदमी जो किन की 5 लाख सेना का फायदा उठाकर खुद एक आज़ाद राज्य का मालिक बन गया। किन से लेकर हान के युग तक जिंदा रहा, एक चालाक तीखी सोच वाला जंग का लोमड़ी। जाओ फेंग को एक अजीब सा एहसास हुआ, यही आदमी बाद में बायुए का वार्डन बनकर अपना रियासत खड़ी करेगा, और अब ये मेरे अधीन खड़ा है। जाओ फेंग के दिमाग में एकदम से सोच की चेन चमक उठी। बस, बायुए का वार्डन बनना ही परफेक्ट होगा। जंग खत्म, किन 6 रात जीत ले, तब मैं बायुए जाकर शांत हालातों में इंतजार करूं। किन के पतन तक चुपचाप ताकत जमा करूं, फिर पूरा शिनजुई कब्जा। ये पोस्ट तो मेरे लिए बना है, उसने मन ही मन हंसा। जाओ तू मेरे नीचे हो तो मुझसे कम्पीट कैसे करेगा, क्या मजाक है। सबके सामने जाओ फेंग का फैसला। जनरल्स, आपकी बातें बिल्कुल तर्कसंगत हैं। सबके चेहरे पर उम्मीद चमक उठी, लेकिन उसके अगले शब्द ने उन्हें तुरंत रोक दिया। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सरेंडर्ड सोल्जर्स को रीऑर्गेनाइज करना नामुमकिन है। हान के सरेंडर्ड लोग बाकी राज्यों से अलग हैं। हल में सन्नाटा छा गया। पहले सरेंडर्ड सोल्जर्स के पास वापस जाने को एक देश होता था। उनके दिल उसी मातृभूमि से जुड़े रहते थे, इसलिए वो हमारी किन के लिए पूरी वफादारी से कभी लड़ ही नहीं सकते थे। लेकिन अब हान गिर चुका है। हान की ज़मीन अब किन का इंगचुआन काउंटी है। इनकी परिवार सब अब किन के नागरिक हैं। इफ दे डेयर रिबेल, तो क्या उन्हें किम के कानून और कलेक्टिव पनिशमेंट का डर नहीं? ये कहना था कि हॉल में लोग चुप हो गए। जाओ फेंग के लफ्ज़ बिजली की तरह। ये रीऑर्गेनाइजेशन किन की फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रेंथ का सवाल है। हमारा मकसद पूरी दुनिया जीतना है, और इसके लिए हमें दूसरे राज्यों की ताकत को भी अपनी ताकत बनाना होगा। अगर कोई हादसा हो तो जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी, आप सब बिल्कुल बेबस होंगे। लेकिन अगर ये रीऑर्गेनाइजेशन सफल रहा तो ये जीत हम सब की होगी। जाओ फेंग के लफ्ज़ों ने हॉल को हिला दिया। सब सोच में पड़ गए। हान लोग अब किन के नागरिक थे, उनकी परिवार भी किन के थाले में। वापस जाने को कोई राज्य बचा नहीं। बातें सही लग रही थीं। सपोर्ट राइजेस। जनरल, आपकी बातें बिल्कुल तर्कसंगत हैं। जांग हान सबसे पहले झुक गया। मैं पूरी ताकत से आपका साथ दूंगा। योर सबऑर्डिनेट विल फॉलो विद ऑल हिज माइट। जाओ फेंग के अपने आदमी तुरंत बोल उठे। बाकी कमांडर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर झुक गए। योर सबऑर्डिनेट इज विलिंग टू फॉलो द जनरल। ऑर्डर्स फॉर डिपार्चर। हम कल सुबह वे सिटी के लिए रवाना होंगे, तैयारियां शुरू कर दें। प्रोविजंस के लिए मैंने मिलिट्री जज को रिपोर्ट कर दिया है। सप्लाई कॉन्वॉय हमारे साथ चलेगा। योर सबऑर्डिनेट टेक्स हिज लीव। एक के बाद एक सारे कमांडर्स निकल गए। हॉल फिर खाली हो गया, पर जाओ फेंग वहीं बैठे रहे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। हान कहानी का प्रवेश। कुछ ही देर बाद किन फार स्काउट आर्मी की यूनिफॉर्म पहने एक आदमी सामने आया और जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। योर सर्वेंट हानसी, मास्टर को प्रणाम करता है। ये वही हानसी था, हान पैलेस का चीफ यूनिक, जिसे जाओ फेंग ने मौत से बचाया था। उठो, जाओ फेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद मास्टर।
हांसी एक तरफ आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल विनीत, बिल्कुल संभल कर, जरा सी भी हदें पार न हो जाएं। उसके लिए ज़ाओफेंग उसके लिए जिंदगी से भी बढ़कर उधार था। हान पैलेस के हजारों लोग, यूनिक्स, पैलेस मेड्स, कॉन्क्यूपाइंस, सबकी किस्मत गुलामी लिख चुकी थी। और एक बार किसी को स्लेव रजिस्टर कर दिया जाता तो वो सिर्फ एक रिवॉर्ड आइटम बन जाता। अगर कोई उसे मार भी डाले फिर भी कानून में कोई सज़ा नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। If you want to buy this story or if you want to listen to more of Yash Chahni cover stories. Chapter 95, Chapter 89, ताकत जोड़ना, माँ का जन्मदिन पार्ट 3। हांसी 40 के ऊपर का एक कमज़ोर सा ईनक नेचुरली दूसरों जैसा ताकतवर नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था अगर उससे वाकई गुलाम बनाकर कहीं ले जाया गया तो अंजाम सिर्फ एक ही होगा, मौत। माय लॉर्ड, हांसी ने बड़े अदब से कहा, इस दौरान आपके हुक्म के मुताबिक मैंने शिनज़ेंग में खोज खबर रखी और काफ़ी लोगों को छिप छिप कर जमा किया है। अगर इजाज़त हो तो तफसील पेश करूं? रुको, ज़ाओफेंग ने हल्का सा हाथ उठाकर कहा, आवाज़ हमेशा की तरह ठीक ठाक और शांत। सब आ जाएं, फिर सुनेंगे। जी माय लॉर्ड। हांसी तुरंत चुप हो गया। कुछ देर बाद वो 5 लोग यानी जहान, वीक 1 और बाकी 3 जो अभी अभी गए थे वापस लौट आए। आते ही सबने दरवाजे अंदर से बंद किए और बाहर विश्वास पात्र शार्प वॉरियर्स को पहरा देने लगा दिया। ग्रीटिंग्स माय लॉर्ड। 5 ने एक साथ झुककर बेहद जज्बाती अंदाज में सैल्यूट किया। बैठिए, ज़ाओफेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू माय लॉर्ड। लेकिन 5 ने कुर्सी नहीं ली बल्कि ज़मीन पर सीधे खड़े ही रहे, उनकी सांसें तेज, आंखों में उत्साह। बोलो, ज़ाओफेंग ने नज़र हांसी पर जमा दी। रिक्रूटमेंट का क्या हाल है? जी माय लॉर्ड, हांसी ने डीप ब्रीथ लेकर शुरू किया। इस बार मैंने सब कुछ गुप्त रखा। आम लोगों में पुराने तजुर्बेकार हाथों को ढूंढा और धीरे धीरे लगभग 300 लड़के लड़कियां सबके सब 10 साल के आसपास इकट्ठा किए। इसके अलावा, वो आगे बोला, पुराने हान पैलेस से रिटायर हुए 58 एलीट इंपीरियल गार्ड्स, 26 लोहार, 18 शराब बनाने वाले और 13 कारपेंटर भी चुने हैं। ये सुनकर ज़ाओफेंग ने काफ़ी संतुष्टि से सिर हिलाया। हांसी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तुम्हें सिर्फ 200 बच्चों को इकट्ठा करने को कहा था और तुम 300 लेकर आए हो। माय लॉर्ड, हांसी ने एक बोझल सा सांस भरी। हान ज़मीन अभी अभी जंग की तबाही से निकली है। हर तरफ बेरोजगार, बेघर, भटकते लोग हैं। 300 बच्चे मिलना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं और भी ढूंढ सकता हूँ। ये बच्चे हमें दूर ले जा रहे पड़ रहे हैं, पर असल में हम उनकी ज़िंदगी बचा रहे हैं। तुम इतना उदास क्यों हो? ज़ाओफेंग ने हैरानी से पूछा। हाना बिंगविचुआन काउंटी बन चुका है। किन ने एक लायक गवर्नर भी भेज दिया है। जल्दी सब ठीक हो जाएगा। माय लॉर्ड, हांसी की आवाज़ में दर्द था। मैं राजा ऑफ हान के साथ सालों तक रहा हूँ। मैं सच्चाई जानता हूँ। राज को बचाने के लिए राजा ने हर तरफ से सोने चांदी मंगवाकर बार बार राजाओं से समझौते किए। ये साला बोझ आम लोगों से वसूल किया गया। पूरे यूमिट्वैन के सालों के कर पहले ही जमा कर लिए गए हैं। अब सर्दी आ रही है। पता नहीं कितने लोग भूख और ठंड से मर जाएंगे। जंग से पहले भी लोग मरते थे, अब तो हालत और ख़राब होगी। हांसी की आंखों में गहरा दर्द था। राजा गया था, लेकिन इंसानियत उसके दिल में अभी भी बची थी। ज़ाओफेंग का दिल भारी हो गया। हांसी की बातों ने ज़ाओफेंग के दिमाग में एक तस्वीर बना दी। बर्फ से ढका हुआ ज़मीन, हर तरफ भूख से मरे लोग, जमा हुए लाशें, जंग से भी बदतर मौत। आह! ज़ाओफेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। अभी मेरी ताकत बहुत कम है। मैं सबको नहीं बचा सकता और हमारी टीम वैसे ही अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अगर इससे ज़्यादा लोगों को लेकर चलें तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब हम वी सिटी पहुँचेंगे फिर से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ उतना कर सकता हूँ जो इंसान कर सकता है। बाकी फैसला कोर्ट और किंग ऑफ किन पर है। मुझे यकीन है किंग उनको यूं ही नहीं मरने देगा। हांसी तुरंत घुटनों पर गिर गया। माय लॉर्ड बहुत दयालु हैं। मैं अपनी जान से आपकी सेवा करूंगा। ज़ाओफेंग ने शुक हिज हेड। मैं दयालु नहीं हूँ। ज़ाओफेंग ने हाथ से इस दौरे को रोक दिया। ये सब मेरे अपने मकसद के लिए है। बिनेवलेंस का टैग मैं अभी नहीं उठा सकता। उसे याद था वो सिर्फ किन का एक डेप्यूटी जनरल था,
कोई राजा नहीं, अगर वो राजा होता तो अपनी प्रजा की जिम्मेदारी होती, पर अभी नहीं। ऑर्डर्स बिगिन। तुम सब ने हांसी की बातें सुन ली। जहान। ऑर्डर्स माय लॉर्ड। जहान तुरंत सामने आया। उन सब लोगों को गुप्त रूप से कैंप में मिला दो और उन्हें चोरी छिपके वी सिटी तक ले चलो। सिर्फ कुछ 100 लोग हैं। जहान मुस्कुराया। सप्लाई कॉन्वॉय में छुपा दूंगा, हमारे कमांडेंट कैंप के विश्वासपात्र लोग उन पर नजर रखेंगे। अच्छा, जाओ फेंग ने सिर हिलाया। अगर पकड़े भी गए तो कह देंगे ये सब सर्वेंट्स हैं। फिर वो वीक 1 की तरफ मुड़ा। पर्सनल गार्ड सिलेक्शन। भाई वी। माय लॉर्ड। वीक 1 का चेहरा एकदम से बदल गया। अब जब मैं आपकी कसम खा चुका हूं, ये भाई वी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। जाओ फेंग को थोड़ी अजीब सी महसूस हुई, पर वो बात छोड़ गया। अब मैं डेप्यूटी जनरल हूं और मुझे 100 विश्वासपात्र एड्स रखने का अधिकार है। पुराने कमांडेंट कैंप के हमारे वफादार भाइयों में से 100 सबसे लॉयल लोग चुनो। वो मेरे पर्सनल गार्ड होंगे। आई एक्सेप्ट द ऑर्डर माय लॉर्ड। वीक 1 ने गहरी इज्जत के साथ झुककर कहा। प्रमोशंस डिस्कशन। फिर जाओ फेंग ने नजर बदली। लोहा, तुम करूं? कैपिटल कमांडेंट से नीचे के भाइयों की प्रमोशंस का क्या हाल है, बताओ।